हाय एवरीबॉडी। आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है। हम जानते हैं कि हर साल लगभग 5 मिलियन यानी 50 लाख लोग टोबैको कंजम्पशन के इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इफ़ेक्ट्स की वजह से अपनी जान गंवा बैठते हैं। इसके हेल्थ के ऊपर जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ या स्ट्रोक या फिर कैंसर, इसके बारे में हम सबको लगभग पता है। लेकिन इसी से रिलेटेड कुछ ऐसे पहलू जैसे कि डाइटरी मैनेजमेंट या फिर साइकोलॉजिकल इश्यूज़ या इम्प्लीकेशंस ऑफ साइकोथेरेपीज़, इसके बारे में आमूमन कम बात होती है। आज के दिन मैं राकिब अली, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, BL कपूर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, और मेरे साथ डॉक्टर मेधा आपसे इसी बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस करने के लिए आए हैं। डॉक्टर मेधा, आई वेलकम यू and please introduce Thank you. yourself to the viewers. Thank you so much, Rakib, for having me here. Hello, everybody. This is Dr. Medha Kapoor, and I'm the co-founder and chief nutrition consultant at Varsity Skin and Wellness Clinic, Delhi. थैंक यू डॉक्टर मेधा। और हम लोगों ने सोचा कि हम एक दूसरे की स्पेशलिटी का आज फ्री में कंसल्टेशन करेंगे, और मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर मेधा से जो है 3 ऐसे सवाल पूछूं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हों, और वो मेरे से ऐसे चीज़ें पूछे जो क्लिनिकल साइकोलॉजी में इस टॉपिक के को हाईलाइट करें, कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। और मुझे पता है डॉक्टर मेधा ने बहुत अच्छे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके बारे में सोच के रखे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो आई थिंक आपके क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, जो मेरे दिमाग में कई बार आता भी है, कि जो सिगरेट का पैकेट अगर हम देखें या कोई भी टोबैको का हम प्रोडक्ट देखें, तो साफ साफ वार्निंग लिखी हुई होती है कि इट इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो उस वार्निंग को देखने के बावजूद ऐसा कैसे होता है कि लोग खुद को रोक नहीं पाते? बिल्कुल सही कहा डॉक्टर मेधा कि ह्यूमन बिहेवियर कितना कॉम्प्लेक्स है। आपका जो सवाल है इसी तरफ आप उसे पॉइंट कर रहे हैं कि स्मोकिंग भी, लेट्स टेक स्मोकिंग आल्सो एज वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स। काफ़ी सारे आयाम हैं जो कि इसको कंट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहला तो ये कि हमारा जिस तरीके से ब्रेन जो हमारा फंक्शन करता है, एडिक्शन और क्रेविंग साइकिल, जैसे कि जब हम एक टोबैको को कंज्यूम करते हैं तो निकोटिन जो है वो ब्रेन में जाता है। निकोटिन ब्रेन में जाने की वजह से रिलैक्सेशन, थोड़ा सा अच्छा वेलबींग और थोड़ा हाइपर अलर्टनेस कुछ ही क्षणों के लिए रहता है, जो कि काफ़ी अच्छा फील होता है। लेकिन जैसे ही उसके इफेक्ट जाने लगते हैं तो ब्रेन इसको और मांगने लगता है, क्रेविंग क्रिएट करता है। ये जो क्रेविंग है ये शरीर में कुछ ऐसी हरकतें पैदा करता है जो कि अच्छी नहीं लगती, डिस्ट्रेसिंग होती है। और इससे बचने के लिए जो है, जो कोई भी स्मोकर या टोबैको च्यूअर वो दोबारा से इसका कंज्यूम कर लेता है। तो आप समझ सकते हैं कि डिफ़िकल्ट है, ये ब्रेन इन्वॉल्व हो रखा है डायरेक्टली। दूसरा चीज़ कि हम लोगों ने जो लर्न कर लिया है इसको, हमारे मस्तिष्क ने, इससे रिलेटेड होने वाले ट्रिगर्स, जैसे कि आसपास अवेलेबिलिटी होना, या फिर दोस्त लोग सामने कंज्यूम या फिर स्मोक करना, या फिर मूवीज़ में देख लेना किसी को, या इसके बारे में बात सुन लेना, ये बहुत जल्दी ट्रिगर करते हैं पैटर्न को। तो हम ओवरकम कर जाते हैं उन वार्निंग्स को। तीसरा ये कि सामाजिक तौर पर अल्कोहल के मुकाबले या फिर और ड्रग्स के मुकाबले हम देखते हैं कि इसकी एक्सेप्टेंस ज़्यादा है समाज में। इसको इतना ख़राब नहीं माना जाता डिस्पाइट गवर्नमेंट वार्निंग्स या फिर अथॉरिटीज़ की वार्निंग्स के बावजूद। और यहाँ तक कि कई कल्चर्स तो इसको प्रमोट कर देते हैं कई बार, ना जाने अनजाने में, क्योंकि उन्हें वाकई में इसके दुष्प्रभाव शायद पता ना हो। कहने की बात यह है कि जो एक एम्बीवैलेंस या कि खतरे की घंटी जो बजनी चाहिए इसको पैकेट को के ऊपर देखने से, ये मैसेजेस वो नहीं होता, और इन फैक्टर्स के बदौलत, और हम फिर भी जो है उसे जो है स्मोकर या च्यूअर उनको खरीद के और कंज्यूम करते हैं। कहीं ना कहीं उसकी जो किक है या फिर जो उसको अच्छे इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं मोमेंटरीली, वो ओवर पावर कर देते हैं उस डर को कि लॉन्ग टर्म में कुछ बुरा हो जाएगा या इवन शॉर्ट टर्म में डिस्ट्रेस होगा। तो राकेश, आप मुझे एक बात बताइए, जैसे कि आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, आई एम श्योर कि आप में आपका भी एक एरिया होगा काम का, कि जो डी एडिक्शन है ये किस तरह से काम करती है। लाइक अगर मैं बात करूं कि हिंदुस्तान में हमारे क्या कॉमन डी एडिक्शन प्रोटोकॉल्स हैं, उनके क्या फीचर्स हैं, अगर कोई टोबैको यूज को छोड़ना चाहता हो राइट। तो जो ट्रेडिशनल साइकोथेरेपीज या फिर डी एडिक्शन प्रोग्राम्स हैं इसके, दे हैव कम अ लॉन्ग वे डॉक्टर मेधा। हम लोगों ने जो जो बातें की
अभी जो कॉम्प्लेक्स कारण की बातें की स्मोकिंग को एज ए बिहेवियर देखते हुए, वो सारे के सारे का हम ध्यान रखने की कोशिश करते हैं एक डी एडिक्शन प्रोग्राम में। जैसे कि अगर ब्रेन लेवल पे देखा जाए तो हम कोशिश करते हैं कि एक सब्स्टिट्यूट मिल जाए ब्रेन को पहले कुछ दिनों के लिए, चाहे वो मेडिसिन के फॉर्म में मिले जो कि कम एडिक्टिव है, या फिर लेटर ऑन एक न्यूट्रल सब्सटेंस के फॉर्म में, चाहे एक कैंडी क्यों ना हो, या फिर बिहेवियर से रिलेटेड पैटर्न जो कि अटैचमेंट पैटर्न्स हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, उनको कट ऑफ करने की कोशिश करना। या फिर तीसरा कॉग्निटिव लेवल पे थिंकिंग पैटर्न्स, जैसे कि कई स्मोकर्स या च्यूअर्स ये मानते हैं कि मैं बहुत कम कंज्यूम करता हूँ, या मुझे तो कुछ नहीं हो सकता, या फिर मैं इतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता। इन थॉट्स को जो है चैलेंज करके एक इनफ लेवल पे इंफॉर्मेशन देना, ताकि वो किसी डिनाइल में ना रहें। और इसी के साथ साथ राइट एक सोशल सपोर्ट क्रिएट करना, जो लोग ऑलरेडी उनके जैसे हैं जो कोशिश कर रहे हैं या छोड़ चुके हैं, एक एनोनिमस लेवल पे उनको मौका देना अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का। और साथ ही में डॉक्टर मेधा, ये कोपिंग से रिलेटेड जो एक प्रॉब्लम हम फेस करते हैं कि कई जो लोग हैं जो च्यू करते हैं, स्मोक करते हैं, वो मानते हैं कि ये जो स्मोकिंग या च्यूइंग है उनको स्ट्रेस को ओवरकम करने में हेल्प कर रही है। इसके लिए एक ऑल्टरनेट तरीका ढूंढना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इन दिस होल प्रोटोकॉल्स ऑफ डी एडिक्शन प्रोग्राम्स हम लोग ये कोशिश करते हैं कि उन्हें एक अलग से एक तरीका मिल जाए रिलैक्स होने का। राइट, बेटर कोपिंग स्ट्रेटजीज। या या राइट, एब्सोल्युटली। तो इनमें टिपिकली सक्सेस रेट कितना होता है राकिब, जो ये डी एडिक्शन थेरेपीज होती हैं? देखिए डॉक्टर मेधा, मैं आपको बताऊं तो लगभग 70% लोग जो स्मोकर्स हैं, जो कि बहुत बड़ा परसेंट, मतलब बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, उसका 70% ऑलरेडी छोड़ना चाहते हैं। सर्वेज अपॉन सर्वेज अच्छा। से इसके वो ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यू करना चाहते हैं इस हैबिट को, क्योंकि हम्म, शॉर्ट टर्म प्लेजर के मुकाबले उनको कुछ डिलीटीरियस इफेक्ट्स दिखने लगते हैं, चाहे कुछ सालों में राइट ही सही। लेकिन राइट उसमें से सिर्फ 5% जो हैं वो एक फॉर्मल प्रोग्राम को ज्वाइन कर पाते हैं। जो ज्वाइन करते राइट हैं उसमें एब्सटिनेंस रेट्स, यानी कि कंज्यूम ना करने की ड्यूरेशन ट्रीटमेंट के इमीडिएट बाद तो काफ़ी अच्छी है, 70 से 80% से लेकर 100% कई प्रोग्राम्स में। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाता है एब्सटिनेंस रेट्स कम होते जाते हैं। ये एक हमारे लिए प्रॉब्लम है कि इसे हम चाहे तो रिलैप्स बोल सकते हैं, वो बहुत हाई राइट होता है इसमें। राइट। तो जो आंकड़े आप बता रहे हैं उसके हिसाब से समझ में आता है कि जो हमारे डी एडिक्शन प्रोटोकॉल्स है उनको और ज्यादा एफिकेशियस होने का स्कोप है, लाइक देयर इज स्कोप फॉर अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। क्योंकि तो क्या आपके दिमाग में ऐसे कोई पोटेंशियल मोडालिटीज हैं जो आपको लगता है बहुत प्रॉमिसिंग हो सकती हैं फ्यूचर में, अगर उनको डी एडिक्शन प्रोटोकॉल्स का एक हिस्सा बनाया जाए? या डेफिनेटली। सो मैं ये नहीं बोलूँगा कि इसके ऊपर काम नहीं हो रहा है या हम ही कर रहे हैं ऐसा कुछ, लेकिन बहुत जो है साइंटिफिक कम्युनिटी और एकेडमिक्स और क्लिनिशियंस में लगे हुए हैं कि कैसे इस डी एडिक्शन प्रोग्राम के कंपोनेंट्स को और फिल्टर आउट किया जाए और इफ़ेक्टिव बनाया जाए। तो उसी में आजकल देखा जा रहा है कि माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रैटेजीज़ या टेक्निक्स का हम लोग इसके अंदर एकोमोडेशन देख रहे हैं। माइंडफुलनेस बेस्ड टेक्निक्स वो टेक्निक्स हैं जो कि जिनका बेसिक प्रिंसिपल इस बारे में है कि प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस को ज़्यादा बढ़ावा देना, दूसरा जो डिस्ट्रेस है उसको टॉलरेट करना, और तीसरा जो एक्सेप्टेंस फैक्टर है इस डिस्ट्रेस के प्रति वो बढ़ाना है, अर्ज के प्रति जो एक्सेप्टेंस का फैक्टर है। तो इसी के चलते अर्ज सर्फिंग जो है वो काफ़ी, उसके ऊपर ट्रायल्स हुए और काफ़ी इफेक्टिव हम लोगों को पाया गया। अर्ज सर्फिंग में क्या होता है कि आप 3 स्टेप में जाते हैं। पहला स्टेप है कि आप नोटिस करते हैं कि एक अर्ज है, और उस अर्ज को आप इंस्टेड ऑफ सडनली डूइंग एन एक्शन यू पॉज, यू टेक ब्रीदिंग पॉजेज, and then at the राइट second step you start noticing the distress in your body and specifically trying to locate that distress and how this distress is, and at the third level you start noticing कि ये जो सेंसेशन है कैसे, या अर्ज है वो कैसे घट रही है, बढ़ रही है, स्टेबल रह रही है, till the time it just goes off like राइट the waves in a sea. So it automatically creates some kind of cognitive change without doing much at the level of thinking. And राइट every for few times you have to do it regularly when the urge comes. It definitely helps राइट। those people जो कि इस प्रोग्राम में हैं ऑलरेडी, या फिर जो ठीक हो चुके हैं और रिलैप्स को प्रिवेंट करना चाहते हैं। वाओ, दैट साउंड्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो बेसिकली हमने थॉट और एक्शन के बीच में एक गैप डाल दिया, लाइक फॉर अ ले पर्सन इन Yeah, साइकोलॉजी दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड कि हमने exactly, थॉट और exactly. एक्शन So not only की as गैप। a lay person, Dr. Meda, I think you are completely right कि
ये पैटर्न ब्रेकिंग एक्सरसाइज है जिसमें हमारा ब्रेन जो कि ट्रिगर, देन उसके बाद एक अर्ज या क्रेविंग, एंड देन उसका सेसिएशन, इसको हम लोग तोड़ पाते हैं बाय नॉन डूइंग रादर देन डूइंग, बट नॉन डूइंग. So this is how you can, we can make the program more effective. Yeah, and I think not just in the context of de-addiction from tobacco, I think this is useful for anybody and everybody. Because on a daily basis, we are also fighting many battles where we are trying to resist things or to alter our behavior. So I think mindfulness is something which should work for all. Yeah, it is a buzzword, and apart from buzzword, it is doing wonders at various level, not just for clinical population, but for people who just want to enhance their well-being. So we would talk about it sometime, We have. candidly over that topic. I think, right? Yeah, Yeah, absolutely. thanks. And apart from that, I would like to add that I think, Dr. Mida, your questions and the selection of your questions was fabulous. I think this is, what I would want my viewers to know about, at least in a Right. short period of time. Right. Thanks. Yeah. So now So I think it's time that you ask me questions. So it is yes, now my you have time to to you give have to the other side of the reciprocate. question. You have to Yeah. reciprocate, as I told you that I'm going to take your consultation for free for my viewers. So here is first Go question. ahead, please. Yeah. Yeah, here's first question, Dr. Mehta. What are the implications of nutrition for people who smoke? Because I So think this is an area which I think many smokers I think underestimate. What would you like to yeah, say? you are absolutely right. This is underestimated because it is not given that much of weightage. Like there is not much dialogue about it. So अगर हम बात करें कि न्यूट्रिशनल इम्प्लीकेशंस क्या होती है स्मोकिंग की, तो मैं कहूंगी उसके बहुत सारे चैनल्स हैं जिससे कि इम्प्लीकेशंस क्रिएट होती हैं, मैसिव इम्प्लीकेशंस. तो पहला ये कि जो स्मोकर्स होते हैं उनके अंदर जो हंगर लेवल होता है वो थोड़ा कम रहता है, स्पेशली चेन स्मोकर्स के अंदर. और उसके अलावा स्मोकर्स का जो सेंस ऑफ टेस्ट और सेंस ऑफ स्मेल है वो ऑल्टर्ड होता है. यानी कि जो एक नॉन स्मोकर को मजा आएगा खाना खाकर, एपेटाइट वो उसको अच्छा लगेगा खाने में, उतना ज्यादा एक स्मोकर को नहीं लगेगा. तो इन सारे फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से एज सच जो स्मोकर्स का फूड इनटेक है वो कई बार काफी कम देखा गया है. दूसरी बात कि जो स्मोकर्स हैं, क्लिनिकल स्टडीज ऐसा बताती हैं कि उनकी बॉडी के अंदर जो विटामिन एंड मिनरल्स का जो एसिमिलेशन है, एब्जॉर्प्शन है और एसिमिलेशन है वो कॉम्प्रोमाइज्ड होता है. तो क्लिनिकल स्टडीज के हिसाब से अगर आप एक जनरलाइज स्टेटमेंट में आपको बता रही हूँ कि किसी एक स्मोकर को यदि आप देखें तो उनके अंदर विटामिन ए का, सी का, ई का, विटामिन B12 का लेवल कम होता है. इनफैक्ट जिंक का, सिलीनियम का, इन सब का लेवल भी कम देखा गया है. Okay. अब ये सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के सही हेल्थ को सस्टेन कर पाने के लिए. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे विटामिन ए, सी और ई का आपने नाम सुना होगा, इनको बोलते हैं एज, ब्यूटी विटामिन. ये बॉडी से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हटाते हैं और बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखते हैं. तो हर ही जो विटामिन एंड मिनरल्स हैं जो भी हमारी बॉडी में एसेंशियल फंक्शंस करते हैं, उनकी कमी होना हमारी हेल्थ को बहुत डिटीरियोरेट करता है. और जो तीसरा चैनल है वो ये है कि जब हम स्मोक करते हैं तो हमारी बॉडी में ऐसे बहुत सारे टॉक्सिन्स आते हैं जो कि हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को, फ्री रेडिकल्स के प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं. तो आप देखें तो बॉडी पे एक डबल वैमी की सिचुएशन हो गई कि एक तरफ तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि ये सारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म करते, उनका लेवल वैसे ही स्मोकर्स में डाउन चला गया. और स्मोकिंग की वजह से जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कॉज करने वाले टॉक्सिन्स हैं उनकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई. तो ये बॉडी के लिए बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है. Right. And this is, when I just heard all these details, then we realize that it is just not about damaging of your lungs, or just the damage of your, say, risk, or increasing the risk of cardiovascular stroke, or a brain stroke. I think it is much more than that. You are basically damaging it every minute of your life. It is not या just ऑल that. द सेल्स ऑफ द बॉडी, ऑल द टिश्यूज ऑफ द बॉडी. अब आप देखिए अगर विटामिन डी ठीक से एसिमिलेट नहीं होगा तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. तो उसके चलते आपका रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स भी बहुत बढ़ जाएगा, है ना. तो इस तरह से सारी चीजें जुड़ी हुई हैं. तो आप हर मिनट जब भी आप स्मोक कर रहे हैं, हर बार आप अपना डिजीजेस के रिस्क को बढ़ा रहे हैं और अपनी लॉन्जेविटी को आप कम कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ को आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं. Yeah, I think that's the word, longevity. I think, Dr. Mehta, longevity is something that I think we can have a separate discussion about. It's amazing word and amazing concept, right? But before that happens,
आजकल कोविड-19 की वजह से वी आर ऑल अवेयर अबाउट वन थिंग कॉल्ड इम्यूनिटी Yeah. and so I think everything that increases seems to so there's a Yeah. general understanding कि क्या क्या चीज़ें बढ़ा सकती हैं घटा सकती हैं और खासकर I see a lot of dietitians talking about it. What is your point of view, first of all in general, and then secondly, what is your link between immunity and someone smoking behavior? Right. I'm really thankful that you asked me this question because I always wanted to debunk this myth. तो Mm-hmm. एक्चुअली इम्यून सिस्टम की बूस्टिंग एंड इम्यूनो बूस्टिंग के नाम पे ना आजकल बहुत ज्यादा खतरनाक एक मार्केट चल रही है जहाँ पे कि आपको सप्लीमेंट्स और कोई कोई शॉट्स और पता नहीं क्या क्या दिया जाता है कि ये ले लोगे तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बूस्ट हो जाएगा। तो पहली समझने वाली बात ये है कि हमें इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना ये तो वैसे ही एक मिसनोमर है। हमें इम्यून सिस्टम को सही तरीके से चलते रहने देने के लिए फैसिलिटेट करना होगा। ठीक है, हमारा इम्यून सिस्टम है वो वैसे ही काम कर रहा है, हमें बस अपने लाइफस्टाइल से इंश्योर करना होगा कि वो ठीक काम करता रहे। ठीक है, फॉर इंस्टेंस अभी मैंने आपसे बात की कि जो स्मोकिंग है उससे हमारे विटामिन ए सी ई का लेवल कम हो जाता है या फिर बहुत सारे विटामिन मिनरल्स का एसिमिलेशन जो है वो अफेक्ट होता है। अब ये सारी जो चीजें हैं ना ये हमारी बॉडी में हमारे इम्यून फंक्शन को सही रखने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अगर आप स्मोकिंग नहीं कर रहे हो या आप अपनी नींद ठीक से पूरी कर रहे हैं, स्ट्रेस में नहीं है, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं और आप एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं, तो उस केस में एसेंशियली आप वो सब कुछ कर रहे हैं जो कि आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को सही रखने में मदद करेगा। नाउ टॉकिंग अबाउट इम्यूनिटी एंड स्मोकिंग एंड कोविड-19, देखिए ये बड़ी एक आयरॉनिकल सिचुएशन है कि किसी के एक हाथ पे तो सिगरेट हो जिससे कि वो अपने विटामिन सी और जो जिंक है उनके रिजर्व्स को लगातार डिप्लीट कर रहा है और दूसरी तरफ वो जो है वो इन सारी चीजों की पिल्स पॉप कर रहा हो। आजकल जो विटामिन सी है और जिंक है ये तो इतनी तेजी से गायब हुआ है केमिस्ट के स्टोर्स पे कि जिसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। पर बात वही है कि दीज आर द काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस वेयर वी नीड टू यूज कॉमन सेंस कि एक तरफ हम स्मोक करके वो विटामिन्स एंड मिनरल्स जो है उनको गवा रहे हैं और दूसरी तरफ हम उसको सप्लीमेंटल फॉर्म से ले रहे हैं। तो क्या ये एक बेहतर स्ट्रैटेजी नहीं है कि हम एक बैलेंस डाइट लें और साथ में स्मोकिंग अल्कोहल कंजम्पशन इन सारी प्रैक्टिसेस से बचें? So basically your immune system is working, you have to let it work by not subjecting it to stressors and habits that impede your health. Yeah, and on this note, I remember ke whenever this started immunity thing, and I rushed to you and you said कि इन बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो ऑलरेडी अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है, ना कि बढ़ाने के भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, राइट? चाहे वो बढ़ सकती नहीं, बात यही है कि बढ़ सकती है, सवाल वही है कि अगर मान लो मैं एक दिन के अंदर कोई एक इम्यूनिटी बूस्टिंग ड्रिंक पॉप कर लूंगी, उसका मतलब क्या है, वो इफेक्टिव है या नहीं, उसका मतलब क्या है ना? तो बात यही है कि मिसनोमर है और जिन बातों का मैंने अभी मेंशन किया उनका हमें बहुत ध्यान रखना है। राइट। Okay, so fantastic that you put highlight on these very sensitive and very important and I think that इसने कहीं ना कहीं लोगों को सोचने पे ज़रूर मजबूर किया होगा कि ऐसी चीज़ों के पीछे ना भागें खूब पैसे खर्च करके कि ये चीज़ कंज्यूम कर लें तो बेटर रहेगा, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी एंड फोर्थ, राइट? सो नाउ द थर्ड क्वेश्चन टू यू डॉक्टर मेहता कि हम अगर बात करें एक स्मोकर्स की, व्हाट शुड दे ईट? आई मीन इधर इज एनी सेपरेट एडवाइस और व्हाट डू यू सजेस्ट इन जनरल फॉर पीपल हु स्मोक? राइट, तो हम सबको ही अपनी डाइट का ध्यान रखने की बहुत जरूरत है, बट स्पेशली टॉकिंग इन कॉन्टेक्स्ट विद स्मोकर्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू ऑल अंडरस्टूड नाउ दैट व्हाई। तो चाहे स्मोकर्स हो चाहे नॉन स्मोकर्स हो, एक बात का बहुत ध्यान रखें कि हमें बैलेंस्ड डाइट जो है उसे लेना है, उसे अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना है। हमें ऐसी फैट डाइट्स के पीछे नहीं भागना है जो कि हमें बोल रहे हैं कि एक ना एक पूरा फूड ग्रुप एलिमिनेट कर दो, कार्ब्स आप एलिमिनेट कर दो या फिर एक 8 आवर्स के अंदर ही खाओ, है ना? तो इस तरह की डाइट से हमें रिफ्रेन करना है क्योंकि ये हमें न्यूट्रिशनल इनएडिक्वेसीज के रिस्क पे बहुत ज्यादा डालती है, जो स्मोकर्स के लिए इन पर्टिकुलर और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो बेसिकली जो हमारे फूड ग्रुप्स हैं जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गए, डेयरी हो गया, ठीक है, नॉन डेयरी सोर्सेज ऑफ प्रोटीन हो गया, सीरियल हो गया, इस सबको हम लेते रहें एक बैलेंस बनाकर। और बाकी जैसी चीजें हो गई, हमारे नट्स एंड सीड्स हो गए, है ना, ड्राई फ्रूट्स हो गए, उसके अलावा जो हमारे लोकल बेरीज हो गई बहुत सारी, इनको हम लेते रहे बिकॉज ये एंटीऑक्सीडेंट्स के अंदर बहुत रिच हैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमें इसमें बहुत ज्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की भी जरूरत नहीं है अगर हम ये इंश्योर करें कि हम एक रेगुलर बेसिस पे वेरीड डाइट ले रहे हैं, यानी सिर्फ एक ही तरह की सब्जी या एक ही तरह की दाल या एक ही तरह का खाना नहीं ले रहे हैं और हमारी डाइट में बहुत सारी वेरिएशन है,
तो ऑटोमेटिकली हमको सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिलते रहेंगे, उसके लिए बहुत कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम एक डाइवर्स डाइट लें, बैलेंस डाइट लें, जो फैट डाइट्स हैं उनसे बहुत ज्यादा बचें। और फिर उसके बाद जैसे मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देती हूँ कि हम सोचते हैं विटामिन सी, भाई अगर आप रेगुलर बेसिस के ऊपर ऑरेंजेस खा रहे हैं, है ना, आप पपाया खा रहे हैं, मैंगो खा रहे हैं, तो आप मतलब आपको ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कि सप्लीमेंट लेना पड़े। आंवले का जो हमारे ट्रेडिशनली हम अचार मुरब्बे खाते हैं, सो दीज आर ऑल वेरी गुड प्रैक्टिसेस। अगर हम इनको अपने जीवन में उतार के रखेंगे तो उससे हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट फॉर कैल्शियम है अपने आप पूरी हो जाएगी। सो डोंट फिक्सेट ऑन नंबर्स, just make sure that you are having a well-rounded, nutritionally adequate, diverse diet. Yeah, fantastic. I think that makes it more comprehensive when you added a lot of these important points and takeaway points. And on that note, I would like to thank you again, Dr. Mehta, to accept my invitation and answering so important aspects related to smoking on such an important day. And so I wish you a good health, Dr. Mehta, and Thank you. thank you so much. Thank you so much, and I'm really happy. I also learned a lot of things from you, and I'm taking a lot of things home, things that I didn't know about. So it was very beneficial for me also, and thank you very much. Yeah, welcome, Dr. Mehta. सो व्यूअर्स, आई होप कि आप सबको ये जो टॉक है और जिसमें इसमें छुपी जो इन्फॉर्मेशन है वो समझ आई होगी, और जिनको भी जो आपकी फैमिली में रिलेटेड हैं या आप खुद हैं अगर स्मोकिंग सेसेशन की सोच रहे हैं तो इन पहलुओं के बारे में भी आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और हम एज ए टीम जो है उसको एड्रेस कर सकते हैं। तो वेन एवर यू नीड आर हेल्प, वी आर देयर। थैंक यू सो मच एवरीबडी, हैव अ नाइस। Yeah. Thank you, Dr. Medha. Thank you, Rakit. Thank you. Yeah.